Vishal Chhabra Academy once again welcomes you all. In the previous class we had done about the class 10. Today we will take up for the seated. Topic is motion. It is equally relevant for the classes of 8th and 9th because this chapter is in class 8 also and 9th also. ठीक है. And in the next class we will take the topic light, जिसमें कि laws of reflection, refraction सब आएंगे. That I'll explain. So let's start. What is motion? Motion is actually the change in the position of one object with respect to the other object. जब कोई मूवमेंट होती है, जब कोई गति होती है तो उसको कहते हैं मोशन. जब एक जगह से दूसरी जगह पे पोजीशन चेंज होती है, ठीक है. जैसे कि सपोज अगर ये पेपर अभी यहीं है और इसको मैंने ऐसे करा तो इसका मोशन हुआ है, इसकी पोजीशन चेंज हुई है, राइट. अ मोशन कैन बी यूनिफॉर्म मोशन और अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन. मोशन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं. यूनिफॉर्म मोशन होता है which covers equal distance in equal intervals of time. Equal distance in equal intervals of time. ठीक है, that is known as uniform motion. And non-uniform motion is just the opposite, which doesn't cover the equal distance in equal intervals of time, is known as non-uniform motion, right? There are mainly three types of motion. First जो motion आता है टाइप ऑफ, वो आता है रेक्टिलिनियर. रेक्टिलिनियर का मतलब होता है सीधी गति वाला, ठीक है, सरल रेखीय गति जिसे कहते हैं. फिर आता है सर्कुलर मोशन जो कि सर्कुलर पाथ में होता है. फिर आता है पीरियोडिक मोशन जो कि क्या होता है, जो पेंडुलम में होता है, जो एक मीन पोजीशन से स्टार्ट होता है फिर दूसरी जगह जाता है फिर वापस आ जाता है, ठीक है. और ये जो होता है ये विद इन फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम होता है, ठीक है. और टू एंड फ्रो मतलब ऐसे करके चलता है जैसे पेंडुलम की गति होती है, ठीक है. अच्छा, अगर हम स्पीड की बात करें देन व्हाट इज स्पीड? स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज एक्चुअली डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम, ठीक है. डिस्टेंस जो है उसको हम मेजर करते हैं या तो मीटर में और टाइम को सेकंड में, नहीं तो इसको किलोमीटर में और इसको आवर में. तो इसका जो यूनिट हो जाएगा वो स्पीड का, वो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर. जनरली न्यूमेरिकल्स आते हैं उसमें किलोमीटर पर आवर में दिया होता है तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्जन मांगते हैं. तो आपको पता ही है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं तो उससे मल्टीप्लाई होगा. और 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं तो मल्टीप्लाई होगा. अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 1000 से डिवाइड होगा और 3600 से डिवाइड होगा, ठीक है. मतलब इतना आपको शायद पता होना चाहिए, फिर भी आई एम टेलिंग यू. किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट. और मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए डिवाइड करते हैं. इसी तरह से आवर में, 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं. अगर आवर को सेकेंड से बदलना है तो 3600 सेकेंड से मल्टीप्लाई करना होगा और सेकेंड को आवर्स में बदलना है तो डिवाइड करना होगा. दिस इज डन इन न्यूमेरिकल्स एंड वी विल टेक अप द न्यूमेरिकल्स ऑल्सो डेफिनेटली, ठीक है. मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड हैज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ. अगर कांस्टेंट स्पीड से कोई मोशन हो रहा है एक ऑब्जेक्ट का तो उसका जो ग्राफ होगा डिस्टेंस टाइम वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है. ये ध्यान रखना, कई बार पूछ लेते हैं कि ग्राफ आ जाते हैं ऐसे, इसमें से कौन सा है यूनिफॉर्म मोशन वाला, या ऐसे पूछ लेते हैं, हाइपरबोला पूछ लेते हैं. तो इनमें से पता होना चाहिए कि जब कांस्टेंट स्पीड से किसी ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा होता है तो उसका स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, राइट. अच्छा, वेलोसिटी क्या होती है? देखो जैसे स्पीड जो है वो डिस्टेंस ओवर टाइम है ना, तो वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस होता है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, नंबर होता है. डिस्प्लेसमेंट वो होता है जिसमें कि डिस्टेंस तो पता ही चलता है लेकिन पर्टिकुलर डायरेक्शन होनी चाहिए, ठीक है. तो डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली क्या है? इट इज डिस्टेंस इन पर्टिकुलर डायरेक्शन. डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन मतलब मैग्नीट्यूड भी है, मतलब क्वांटिटी भी है और दिशा भी है, ठीक है. फिर है एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन जो है दैट इज चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम. एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम. ये है v मतलब जो अंतिम वेग होता, अंतिम दूरी होती है. v मतलब फाइनल वेलोसिटी, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी. फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन, जिसको हिंदी में त्वरण कहते हैं.
मुझे कुछ बच्चों ने बोला कि मैम आप प्लीज़ साथ में वर्ड्स भी टर्म्स भी वो हिंदी में मीडियम में आप बोल दिया करो. आई एम सॉरी अगर मैंने पिछली क्लासेस में नहीं बोला, बट आई टेक केयर इन द फ्यूचर दैट आई यूज हिंदी टर्म्स ऑल्सो, राइट. न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज फार एज द सीटेट इज कंसर्न. वैसे मैं 9th क्लास का जब ये टॉपिक लूँगी तो मैं बिल्कुल एलैबोरेटली और डिस्क्रिप्टिव मैनर में लूँगी. आज मैंने जितना ये टॉपिक लिया है इट इज़ ऑल्सो रेलिवेंट फॉर 9th क्लास एंड 8th क्लास, बट इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सीटेड स्टूडेंट्स, ठीक है, क्योंकि उनके सिलेबस के हिसाब से ही मैंने ये नोट्स बनाए हैं. ये इंट्रोडक्टरी समझा जा सकता है 9th क्लास के बच्चों के लिए, ओके. तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन डिस्क्राइब्स द रिलेशन बिटवीन अ बॉडी, द फोर्स एक्टिंग अपॉन इट एंड द बॉडीज मोशन इन रिस्पॉन्ड टू दैट फोर्स. न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है क्या? ये क्या बताता है? ये रिलेशन बताता है एक बॉडी का और उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रहा है, जो बल उसके ऊपर लग रहा है उस पर, एंड द बॉडीज मोशन इन रिस्पॉन्स टू दैट फोर्स. और बॉडी कैसे रिस्पॉन्स कर रही है इस फोर्स को. जैसे कि सपोज है कि यहाँ पे बॉल है और मैंने इसको यहाँ से धक्का दिया, ठीक है, तो जो धक्का दिया दैट इज फोर्स, और जो इसकी गति हुई, जो मोशन हुआ, इसके जो आपस में रिलेशन है वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में हम डिस्कस करेंगे, ओके. तो व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है इनर्शिया के बारे में. क्या कहता है? इनर्शिया के बारे में. What is inertia? A body continues to be in that state of rest or of uniform motion along a straight line unless it is acted upon by some external force to change the state is known as the law of inertia. कोई भी वस्तु, जैसे कि आपके पास ये बुक पड़ी है या एक बॉल है, वो अपनी ही जगह में रहती है अनलेस उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए. इसी तरह से एक बॉल चल रही है, ठीक है, लेकिन जब तक आप उसको रोकोगे नहीं या जब तक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से वो रुकेगी नहीं, तो वो तब तक उसी चीज़ में रहेगी. गति वाली चीज़ गति में रहेगी, रुकी वाली चीज़ रुकी में रहेगी, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर नहीं लगेगा. सो दैट प्रॉपर्टी बाय विच द ऑब्जेक्ट ईदर रिमेन्स इन द हॉल्ट स्टेट, मतलब रुका रहता है, या इट इज़ इन द मोशन, या फिर चलता रहता है, अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, जब तक कि उसके ऊपर कोई बाहर का फोर्स या बल ना लगाया जाए. तो उस प्रॉपर्टी को कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है. आई होप इट्स क्लियर टू यू, बट फिर भी एनी क्वेरीज, एनी क्वेश्चंस, यू आर ऑलवेज वेलकम इन द डिस्क्रिप्शन, इन द कमेंट बॉक्स, राइट. नाउ द second law of motion states rate of change of momentum of a body is directly proportional to the external force applied on the body. मोमेंटम का मतलब क्या है? मोमेंटम का मतलब होता है मोशन में आना, गति में आना, ठीक है, पोजीशन चेंज होना किसी चीज़ की. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि सपोज जैसे F है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है A के. फोर्स का मतलब होता है बल, A का मतलब होता है एक्सेलरेशन या त्वरण, ठीक है. कोई भी चीज़ जो गति में जा रही है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? फोर्स के ऊपर, ओके. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि अगर त्वरण बढ़ रहा है तो इसका मतलब फोर्स भी बढ़ा है, ठीक है. ये एक दूसरे के बिल्कुल समान गति से चल रहे हैं, ठीक है. समान गति मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चल रहे हैं. इफ इट इज इंक्रीजिंग इट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, इफ इट इज डिक्रीजिंग इट इज ऑल्सो डिक्रीजिंग. किसी चीज़ को जोर से धक्का मारोगे तो वो जोर से आगे जाएगी, किसी चीज़ को हल्के से धक्का मारोगे तो वो हल्के से आगे जाएगी. तो ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. जब इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाया जाता है तो उसकी जगह इक्वल आता है और उसके साथ एक कांस्टेंट लगता है, ठीक है. उस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं? के से कांस्टेंट कहा जाता है, ठीक है. तो यहाँ पर जो वो कांस्टेंट है वो m है. m का मतलब क्या होता है? मास. ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? समानुपाती होना, मतलब कोई भी चीज़ का बढ़ना तो दूसरे फैक्टर का भी वैसे ही बढ़ना, किसी चीज़ दूसरे फैक्टर का घटना तो पहले फैक्टर का भी घटना, ठीक है. एक होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल. जैसे कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है, जैसे सपोज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है v माइनस यू बाई टी, ठीक है ना. अंतिम वेग जो होता है और प्रारंभिक वेग, मतलब फाइनल जो इसकी v है, वेलोसिटी है, और इनिशियल वेलोसिटी है अपॉन टाइम. जैसे ये फॉर्मूला है एक्सेलरेशन का, त्वरण का. तो अब देखो जो a है इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v है, a जो है इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u है, लेकिन a इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t है. मतलब अगर टाइम बढ़ेगा तो त्वरण घटेगा, एक्सेलरेशन कम होगा, अगर टाइम घटेगा तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा.
लेकिन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर ए बढ़ रहा है तो वी भी बढ़ रहा है, अगर ए बढ़ रहा है तो यू भी बढ़ रहा है, राइट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब बोथ ऑफ द फैक्टर्स आर इंक्रीजिंग, ठीक है, या फिर बोथ ऑफ फैक्टर्स आर डिक्रीजिंग, एक जैसा। लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब ये है कि बिल्कुल उल्टा, अगर ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा है, ये घट रहा है तो ये बढ़ रहा है। वो इट्स क्लियर, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। मतलब किसी चीज़ की जो मोशन है, गति है या चेंज इन पोजीशन है, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? फोर्स के ऊपर, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर ये बॉल है तो इसका जो मोमेंटम है डिपेंड करता है कि इसके ऊपर फोर्स कितना लगा है, ठीक है। ज़्यादा लगा है तो ज़्यादा वो आगे बढ़ेगा, उसका मोशन ज़्यादा होगा, कम लगा है तो कम बढ़ेगा। दिस चेंज ऑलवेज टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। और जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है उसी डायरेक्शन में गति होती है। अगर आप एक संदूक को धक्का दे रहे हो तो फोर्स उस साइड लगा रहे हो और गति भी उस साइड हो रही है, राइट। इफ अ बॉडी ऑफ मास m moves with a velocity v, then its linear momentum can be given by, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? मोमेंटम का फॉर्मूला है मास इनटू वेलोसिटी, वेयर मास इज, हिंदी में उसको द्रव्यमान कहते हैं, ठीक है, और v मीन्स वेलोसिटी, जो आई थिंक वेग होता है, नॉट श्योर, वैसे हाँ वेग ही होता है, ठीक है। तो P इज इक्वल टू m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी, ओके। अब ये है इफ फोर्स F इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, अगर एक फोर्स F जो है एक बॉडी के ऊपर हमने अप्लाई करा है, ठीक है, एंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी इज a, और जो ये इसकी गति हुई है, त्वरण हुआ है, वो a हुआ है, तो जो फोर्स का फॉर्मूला होगा m इंटू ए इज इक्वल टू एम ए होगा। मास इंटू एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज फोर्स, ठीक है। मास के यूनिट अगर आप देखें तो द्रव्यमान का क्या यूनिट होता है? किलोग्राम, और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स का जो हमारा फॉर्मूला, वो ऐसा यूनिट हो जाएंगे, वो हो जाएंगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और फोर्स का जो आपको पता है यूनिट क्या होता है? न्यूटन। तो इसका मतलब 1 न्यूटन जो है वो 1 किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। जब हम इसका ये डैश हटाते हैं तो ये 2 जो है उसका वो -2 हो जाता है, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है, जैसे ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना, अगर इसको हम मीटर और सेकेंड लिखेंगे तो ये 2 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो हम इसको ms रेज़ टू द पावर -2 भी लिख सकते हैं, ओके। अब हम आएंगे थर्ड लॉ में। थर्ड लॉ, टू फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है। और फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट रिएक्शन मीन्स डायरेक्शन। मैं समझाती हूँ, मतलब जैसे कि अगर आपने कोई भी एक्शन, जैसे हम लोग बोट में चलते हैं, ठीक है, बोट में स्टेप अप करते हैं, तो फॉर एवरी एक्शन, जो एक्शन हुआ हम लोगों ने वहाँ पे स्टेप करा, तो बोट जो है वो एकदम क्या करती है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है, ठीक है। फॉर दैट पर्टिकुलर एक्शन, मतलब जो हम लोगों ने एक्शन करा, देयर इज ऑलवेज अ रिएक्शन विच इज इक्वल एंड ऑपोजिट, ठीक है। जो इक्वल किस में है? मैग्नीट्यूड में, और ऑपोजिट किस में है? डायरेक्शन में। मतलब जो बोट है वो हमेशा हमारे पैर रखने के ऑपोजिट डायरेक्शन में गति करती है, ठीक है, लेकिन इक्वल किस चीज़ में होती है? मैग्नीट्यूड में, ठीक है। सो फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, राइट। अब हम पढ़ेंगे फोर्स के बारे में कि फोर्स व्हेन अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट मे बी इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल। फोर्स जो होता है या तो धक्के के रूप में होता है या खींचने के रूप में होता है। फोर्स हैज़ अ मैग्नीट्यूड एज वेल एज अ डायरेक्शन, बल की दिशा भी होती है और एक मैग्नीट्यूड भी होता है। मैग्नीट्यूड मतलब क्वांटिटी भी होती है, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या है? m इंटू ए। m का मतलब होता है द्रव्यमान या भार, तो उसका मैग्नीट्यूड हो गया, ये क्वांटिटी हो गई। और एक्सेलरेशन मतलब वो गति कर रहा है, तो उसमें ऑब्वियसली डायरेक्शन भी होगी, ठीक है। तो फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, कैन स्टार्ट अ मूविंग हॉल्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो फोर्स जो है वो क्या करता है? एक चलती हुई चीज़ को रोक सकता है या रुकी हुई चीज़ को चला सकता है। चेंज द स्पीड ऑफ इट, स्पीड भी चेंज कर सकता है। जोर से धक्का मारोगे तो ऑब्वियसली स्पीड बढ़ेगी। और इवन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, और जिस तरफ धक्का मारोगे उस तरफ वो चीज़ गति करेगी, ठीक है। When 2 or more forces are applied in the same direction, they add to one another, while the forces acting opposite to one another tend to nullify the effect of one another. कहने का मतलब यह है, 2 या 2 से ज़्यादा, अगर एक ही संदूक को 3 से 4 लोग धक्का दे रहे हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो बल जो है वो बढ़ रहा है। लेकिन अगर ऑपोजिट साइड पे धक्का आ रहा है, दो बच्चे वहाँ से धक्का दे रहे हैं संदूक को, 2 यहाँ से दे रहे हैं, तो जहाँ पे फोर्स ज़्यादा होगा तो गति उसी साइड पे होगी, ठीक है।
इफ फोर्स इज अप्लाइड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द बॉडी इट कैन बी मस्कुलर फोर्स। अगर जो है और ड्यू टू द फ्रिक्शन, अगर जैसे कि कोई ऐसा फोर्स लग रहा है जिसमें कि डायरेक्ट हो, जैसे मैंने धक्का मारा तो उसमें मेरा मस्कुलर फोर्स लग रहा है ना, क्योंकि मेरे मसल्स का फोर्स यूज हो रहा है। अगर मैंने टांग से किसी चीज़ को धक्का मारा तो उसमें भी मस्कुलर फोर्स लग रहा है। अच्छा, कोई चीज़ जो है वो चलते चलते जैसे बॉल को जोर से धक्का मारा लेकिन थोड़ी देर बाद बॉल रुक गई, तो इसमें कौन सा फोर्स लग रहा है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्यों लग रहा है? क्योंकि रफ सरफेस होगी तो बॉल अपने आप रुकेगी जाके। ठीक है, तो ऐसे वाले फोर्सेस जिसमें दो सरफेसेस का कांटेक्ट होता है, दो सतहों का कांटेक्ट होता है, तो उसको कहते हैं कांटेक्ट फोर्सेस। और कुछ ऐसे फोर्सेस होते हैं जिनमें आपस में कांटेक्ट ही नहीं होता, जैसे हमने मैग्नेट यहाँ रख दी लेकिन आयरन जो पार्टिकल्स है वो थोड़े दूर है। ठीक है, तो इनमें आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, मैग्नेट के ऊपर नहीं चढ़ा हुआ, मैग्नेट अपने आप खींचेगी उसको, लेकिन सरफेस उनके दूर दूर है। जैसे ग्रेविटी हो गया, मैंने यहाँ पे ढक्कन फेंक दिया, ठीक है, तो डायरेक्ट कांटेक्ट में सरफेस के नहीं था, बाद में आया है। तो जहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता उनको नॉन कांटेक्ट फोर्सेस कहते हैं, और जहाँ दो सतहों का, दो सरफेसेस का डायरेक्ट कांटेक्ट होता है उनको हम कांटेक्ट फोर्सेस कहते हैं। ठीक है, नाउ विल स्टडी समथिंग अबाउट प्रेशर। व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर मतलब होता है दबाव। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। इसमें बल भी आ जाता है, और कितने एरिया में लगा वो बल उसको हम प्रेशर कहते हैं। जैसे आप सैंड पे गए हो, किसी बीच पे गए हो, तो वहाँ पे सैंड में आपने पैर रखा तो कितना दबाव लगा, कितना फोर्स लगा और कितने एरिया में लगा, तो उसको हम कहते हैं प्रेशर। ठीक है, और प्रेशर का जो फॉर्मूला है फोर्स पर यूनिट एरिया है तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, फिर ये है कि हमारे तरफ, हमारे जो एटमॉस्फेयर में भी एक प्रेशर होता है जिसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, लेकिन हम इस प्रेशर को फील क्यों नहीं करते? क्योंकि जितना प्रेशर हमारे अंदर है हमारी बॉडी के, उतना ही प्रेशर बाहर है, तो इसकी वजह से हम उस प्रेशर को फील नहीं कर पाते। राइट, कई बार इसके ऊपर बेसिक क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, सीटेट में तो वैसे भी मल्टीपल चॉइस आते हैं, उसमें पूछ लिया जाता है कि ऐसा हमें क्यों फील नहीं होता। ठीक है, फिर उसके रीजंस दिए होते हैं। व्हेन विल टेक द क्वेश्चन आंसर फॉर सीटेट, तो फिर विल डू वन बाय वन। जितने भी साइंस के क्वेश्चंस अभी तक आए हैं, आई विल कवर ईच एंड एवरी क्वेश्चन सिंस 2011 टिल 2019 या 20। ठीक है, तो इसलिए उसकी कोई वरीज मत रखना, साइंस का कंटेंट का हम सारा कर लेंगे अच्छे से। अच्छा, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज, और वैसे भी ये जो टॉपिक्स मैं आज ले रही हूँ उसके बाद सिर्फ एक लाइट रह गया है, एक इलेक्ट्रिसिटी रह गया है जो आपके कोर्स के अंदर है सीटेट के, और रेस्ट ऑल द टॉपिक्स हैव बीन कवर्ड। सो ऑब्वियसली विल कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन क्वेश्चन आंसर्स नाउ फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स मोस्ट प्रॉबेबली। ठीक है, तो एनीवेज आज हम ये वाला टॉपिक एक और डिस्कस करेंगे, फ्रिक्शन। द फोर्स, घर्षण जिसे कहते हैं, द फोर्स दैट अपोजेस मोशन इज कॉल्ड एज फ्रिक्शन। जिससे मूवमेंट में रुकाव होता है, रुकावट होती है, तो उसको हम फ्रिक्शन कहते हैं। द स्मूदर द सरफेस द लेस इज अ फ्रिक्शन। जितनी लुब्रिकेशन होगी, जितना तेल वाला होगा, तो उसका मतलब उतनी रुकावट कम होगी, तो फ्रिक्शन कम होगी। स्टैटिक फ्रिक्शन अकर्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट इज पुश्ड और पुल्ड। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होती है? जैसे कोई भी जगह, कोई भी चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे रखी है, ठीक है, जब स्टैटिक फ्रिक्शन अकर्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ठीक है, ये रेस्ट पे है, इट इज ईदर पुश्ड या फिर पुल्ड। तो ये वाली जो फ्रिक्शन है जिसमें पुश और पुल का कॉन्सेप्ट होता है उसको स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। वंस इट स्टार्ट्स मूविंग, एक बार ये मूव करना शुरू कर देती है, तो फ्रिक्शन इज लेस एज द पार्टिकल्स कैनॉट हैव मच टाइम टू इंटरलॉक देमसेल्व्स। लेकिन एक बार ये चलना शुरू कर देती है तो फ्रिक्शन जो है वो पार्टिकल्स की, उनके जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे को होल्ड नहीं कर पाते, इंटरलॉक नहीं कर पाते। दिस इज कॉल्ड एज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। किसका एग्जाम्पल है? जैसे कि हम बॉल को धक्का देते हैं तो बॉल जो है वो चलती रहती है, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है, फ्रिक्शन कम हो जाती है, उनके जो पार्टिकल्स हैं वो रुक नहीं पाते, वो इंटरलॉक नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो गति में आ जाते हैं। तो इसलिए इस फ्रिक्शन को क्या कहते हैं? स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जो स्लाइड होती है, रेंगती है। ठीक है, फिर इसका मतलब स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। जो ऑब्वियसली बॉल जो है उसकी जो फ्रिक्शन है वो कम है ना, इसकी वजह इससे, क्योंकि बॉल जो है वो लगातार वो क्या कर रही है, रेंग रही है, लेकिन ये रेंग नहीं सकता जब तक इसमें पुश और पुल ना हो। तो ऑब्वियसली स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। अच्छा, फिर एक फ्रिक्शन होती है जो कि रोलिंग में होती है। जैसे सिलेंडर आता है आपके घर में, तो वो एकदम उठा के ऐसे नहीं लेके जाता, उसको जनरली क्या करता है, रोल करके ले जाता है। क्यों? क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। मतलब उसको ऐसे करके धक्का मारना ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन उसको रोल करना ज़्यादा आसान है।
तो देखा जाए तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो सबसे ज़्यादा है, उसके बाद फिर कौन सी है, स्लाइडिंग, ठीक है, और उसके बाद जो है फिर रोलिंग है। तो सबसे कम जो रुकावट आती है वो रोलिंग में आती है, तो इसलिए रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, ये आ जाता है कभी एग्जाम में। अच्छा, फिर ये होता है कि फ्रिक्शन को इंक्रीज कैसे किया जाए। भाई अगर आपके जूतों के नीचे सोल ना हो तो आप तो बिल्कुल फिसलते चले जाओगे ऑब्वियसली, तो वो सोल क्यों बनाए जाते हैं, ताकि फ्रिक्शन बढ़े, घर्षण बढ़े, सरफेस जो है वो स्मूथ ना हो, रफ हो, जिसकी वजह से आप रुक सको, ठीक है। तो व्हीकल में भी यही होता है, जैसे कि ब्रेक्स लगते हैं तो क्या है, फ्रिक्शन को कम करने के लिए हैं। अच्छा, फिर ये है कि फ्रिक्शन को कम कैसे किया जाए, तो हमने फ्रिक्शन को बढ़ाया है, घर्षण को बढ़ाया है, बढ़ाने के लिए हम सरफेस को रफ करेंगे, घटाने के लिए हम उसको तेल डाल देंगे, ग्रीस लगा देंगे, जिसकी वजह से वो फ्रिक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, राइट। अच्छा, फ्रिक्शन के एडवांटेजेस क्या हैं, एडवांटेजेस यही है कि जो हम चल पा रहे हैं, बैठ पा रहे हैं, काम कर पा रहे हैं, फ्रिक्शन की वजह से है। आज हम नहीं तो फिर गिरते फिसलते ही रहते, कोई काम भी ना हो पाता, पेन हाथ में लिया वो गिर रहा है, फिसल रहा है, ठीक है। तो फ्रिक्शन इज एक्चुअली फॉर डूइंग आर एवरी वर्क, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या है कि जब फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाती है, घर्षण ज़्यादा हो जाता है, तो वेयर एंड टियर होता है, मशीन्स खराब हो जाती हैं, मूवमेंट कम हो जाती, मूवमेंट में प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो एवरीथिंग हैज़ एडवांटेजेस ऑल्सो एंड डिसएडवांटेजेस ऑल्सो। अब हाँ, एक छोटा सा टॉपिक है साउंड। साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, वाइब्रेशन से। इन ह्यूमन बीइंग साउंड इज प्रोड्यूस इन द लैरिंग्स। साउंड कहाँ प्रोड्यूस होती है, लैरिंग्स में, जिसको वॉइस बॉक्स कहा जाता है। इट हैज़ 2 वोकल कॉर्ड्स, इसकी वोकल कॉर्ड्स होती हैं, ठीक है। एंड साउंड गेट्स प्रोड्यूस व्हेन द वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट। जैसे कि सितार होता है, गिटार होता है, उसकी वो जो तारे होती हैं उसको हम टिंग टिंग करते हैं तभी तो आवाज़ आती है ना। उसी तरह हमारे यहाँ पे गले में भी वो तारे होती हैं जिनमें झंझनाहट होती है, जिसकी वजह से आवाज़ आती है, ठीक है। साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल। साउंड को मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने का। साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम। आप एक काम करो कि एक बिल्कुल बंद एक जार ले लो, ठीक है, उसके अंदर बिल्कुल कोई आवाज़ ना हो, बिल्कुल वैक्यूम हो, मतलब देयर शुड बी नथिंग इनसाइड, और उसके अंदर आप घंटी लगा लो, बाहर आपको उसकी आवाज़ नहीं सुनाई देगी, बिकॉज साउंड डज नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम, ठीक है। तो उसको मीडियम की आवश्यकता है। एयर होगा, वाटर होगा या सॉलिड होगा, तभी वो मूव करेगी, तभी हमें सुनाई देगा, ठीक। अच्छा, साउंड जो है वो सॉलिड्स में भी ट्रैवल करती है, लिक्विड्स में भी और गैसेस में भी। सबसे ज़्यादा गैसेस में करती है, हम एक दूसरे को जो सुन पा रहे हैं इतनी ईजिली, क्योंकि साउंड इज ट्रैवलिंग इन गैसेस, ठीक है। ह्यूमन ईयर जो है दैट इज अ स्पेशली डिजाइन ऑर्गन। वो कैसा एक ऑर्गन है, दैट हेल्प्स अस टू हियर द साउंड्स अराउंड अस, ठीक है, जो जिससे हमें क्या पता चलता है, हमें आवाज़ें सुनाई देती हैं। द आउटर पार्ट ऑफ द ईयर इज फनल लाइक। हमारा जो आउटर पार्ट ऑफ ईयर है वो फनल लाइक है, जो क्या करता है, चारों तरफ से साउंड इकट्ठे करता है, वाइब्रेशन इकट्ठे करता है, और अंदर कान के अंदर उसको भेज देता है, ठीक है। ये डिटेल्ड है वैसे 9th क्लास में, वो मैं लूँगी जब चैप्टर कराएंगे तब पूरा का पूरा डिटेल लूँगी, लेकिन फॉर द सीटेड पॉइंट ऑफ व्यू इतना ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने स्ट्रक्चर ऑफ द ईयर भी नहीं बनाया है, बिकॉज इसमें से बेसिकली क्वेश्चन सिर्फ ये आते हैं कि कहाँ से कहाँ वाइब्रेशंस जाती हैं, तो इतना पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी नहीं मांगते। दीज वाइब्रेशंस इन टर्न वाइब्रेट द ईयर ड्रम। उसके बाद जो वाइब्रेशन अंदर जाती है वो कान के पर्दे में जाती है। फ्रॉम दीज वाइब्रेशन आर पास ओवर टू द 3 बोन्स। उसके बाद अंदर 3 हड्डियाँ होती हैं, वैसे वो मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन फिर भी आपको बता देती हूँ। 3 हड्डियाँ जो पतली पतली होती हैं वो एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल पर होती हैं, और उन 3 हड्डियों का नाम होता है पतली पतली हैमर, एम्बुल एंड स्टिरअप। उसके बाद वो इनर ईयर में जाती है। इनर ईयर जो है फिर वो वाइब्रेशंस, वो जो तरंगे हैं किसको भेजता है, ब्रेन को, और फिर ब्रेन हमें बताता है कि आवाज़ सुनो, तो हमारा कान वो सुनता है, ठीक है। दिस इज दी वेरी सिंपल मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग ऑफ ईयर दैट यू शुड नो रिगार्डिंग सीटेड पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, फिर तुम्हें आपको पता होना चाहिए कि ऑसिलेशंस क्या होती हैं। वाइब्रेशंस आर टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। दिस इज टू एंड फ्रो मोशन इज नोन एज ऑसिलेशन। ऑसिलेशन का मतलब ये है कि जो वाइब्रेशंस होती हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं जिसकी वजह से हमें सुनाई देता है, वो या तो ऊपर नीचे गति करते हैं या ऐसे करते हैं, मतलब या तो ऐसे गति करेंगे इस पॉइंट में या ऐसे करेंगे, तो इसको कहते हैं एक ऑसिलेशन। एंड द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। और जितनी नंबर ऑफ ऑसिलेशंस हैं, जितनी नंबर ऑफ मूवमेंट है, कितने टाइम में है, उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज होता है। कई बार यहाँ आ जाता है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है,
हर्ट्ज होता है HC। और जो लाउडनेस होती है, लाउडनेस मतलब कितनी हमारी आवाज़ तेज़ है, उसकी जो है उसका यूनिट होता है डेसिबल। ये यूनिट्स आ जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीटेट आपको पता है इट इज़ टोटली MCQ, मतलब वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, तो उसी के हिसाब से क्वेश्चंस डिज़ाइन किए जाते हैं जिसमें आपको 4 ऑप्शंस होती हैं, तो हमें उन पे ज़्यादा फोकस करना है। एक्सप्लेनेटरी या डिस्क्रिप्टिव आपको समझ ज़रूर होनी चाहिए, तभी आप ऑब्जेक्टिव कर पाते हो, लेकिन उसको अभी लर्निंग की ज़रूरत नहीं है। लर्निंग की तभी ज़रूरत है जब हम क्लास वाइज करेंगे, ठीक है। The maximum displacement or the distance moved by a point on a vibrating body measured from its equilibrium position is known as amplitude. Amplitude क्या होता है? ये जो होता है इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। एम्पलीट्यूड मतलब कितनी गति है उसकी, कितनी डिस्टेंस कवर किया हुआ है, कितनी वाइब्रेशंस हुई हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन से, उसको एम्पलीट्यूड कहा जाता है। ज़्यादा अगर एम्पलीट्यूड होगा तो ज़्यादा तेज़ आवाज़ होगी, कम अगर एम्पलीट्यूड होगा तो कम तेज़ आवाज़ होगी। लाउडनेस जो है तो साउंड की दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड प्रोड्यूसिंग वाइब्रेशंस। अगर हम एम्पलीट्यूड को डबल कर दें तो लाउडनेस इंक्रीज हो जाएगी 4 गुना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग लाउडनेस इंक्रीज कर दें, डबल कर दें, तो जो हमारा साउंड है वो 4 टाइम्स हो जाएगा। ये आ जाता है कई बार अलग अलग फॉर्म में। और लाउडनेस को मैंने जैसे बताया डेसिबल में उसका यूनिट है। पिच ऑफ द साउंड, पिच भी वही है। पिच ऑफ द साउंड डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशंस। हायर द फ्रीक्वेंसी हायर द पिच, ठीक है ना, उतनी ही चीखनी आवाज़ होगी जितनी की फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक। ऑडिबल रेंज जो है ह्यूमन की दैट इज 20 to 20,000 हर्ट्ज, मतलब हम 20 से नीचे नहीं सुन सकते और 20,000 से ऊपर नहीं सुन सकते। ये हमारी ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर है, राइट। Sounds that are not pleasant to ear is a noise, जो हमें कान को अच्छी ना लगे वो नॉइज़ है, और उससे जो हमें पोल्यूशन मिलता है उसको हम कहते हैं नॉइज़ पोल्यूशन। और नॉइज़ पोल्यूशन से ना सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर होता है, टेंशन हो जाती है, हेडेक हो जाता है, दिल की धड़कनें, आपको अचानक भौं करके कुछ करता है तो क्या होता है, आप डर जाते हो ना, बेसिकली वो नॉइज़ है। आवाज़ तो तब भी आ रही है लेकिन वो आपको अच्छी नहीं लगी क्योंकि उसने आपको परेशान किया, इरिटेट हुए आप, ठीक है। और अगर वो हमारी जो नॉइज़ है अगर बहुत ज़्यादा 20,000 से ऊपर चली जाए या बहुत ज़्यादा हम लोगों को इरिटेट करे तो बहरापन भी हो सकता है। अच्छा, अननेसेसरी हॉकिंग जो करते हैं, हॉर्न बजाते रहते हैं टाइम टाइम करके, वो भी हमें अच्छा नहीं लगता ना। सो दीज ऑल कम अंडर नॉइज़ पोल्यूशन। ओके, दैट वाज टुडेज टॉपिक regarding CTET 2020 science portion paper 2. Thank you so much. Please like, share and subscribe my channel and press the bell icon for the further notifications. Till next class, thank you. Bye bye.